हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम लोग समझेंगे ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, ऑफर कितनी प्रकार की होती है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुबंध का मतलब क्या होता है। देखो, अनुबंध का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक ऐसा समझौता या ऐसा ठहराव जिसको हम कानून के द्वारा लागू कर सकते हैं। क्योंकि जो समझौता या ठहराव जिसको हम कानून के द्वारा लागू करवा सकते हैं उसको हम अनुबंध कहते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो समझौता या ठहराव जिसको हम कानून द्वारा लागू नहीं करवा सकते वो अनुबंध नहीं कहलाता। अनुबंध बनने के लिए सबसे पहले समझौता होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, और दूसरा जो है वो कानून द्वारा लागू होना चाहिए। समझौता या ठहराव का मतलब होता है कि एक पार्टी प्रस्ताव देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, अपनी स्वीकृति देती है। तो धारा 2E जो है समझौते को या ठहराव को डिफाइन करती है कि प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है ठहराव कहलाता है। देखो, जो समझौता है या ठहराव है, एक पार्टी दूसरे को ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। जैसे ए बी को कहता है कि मैंने अपनी वॉच जो है 2000 में सेल करनी है, तुम इसको खरीद लो। और बी जो है अपनी रजामंदी दे देता है, तो बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो समझौता बन जाता है। देखो, जो एग्रीमेंट है जिसको हिंदी के अंदर हम कहते हैं ठहराव, तो इसके दो पहलू होते हैं। एक व्यक्ति जो प्रस्ताव देता है, ऑफर देता है, जिसको हम प्रस्ताविक कहते हैं, वचनकर्ता कहते हैं। और दूसरा बंदा जिसको प्रस्ताव दिया जाता है वो इसकी स्वीकृति देता है, जिसको हम वचनग्रहता कहते हैं, प्रॉमिसी कहते हैं। अनुबंध का जो निर्माण है, जो क्योंकि अनुबंध सबसे पहले क्या है, समझौता है, सबसे पहले ठहराव है। तो ठहराव का पहला जो पड़ाव है दैट इज प्रस्ताव, ऑफर। तो ऑफर जो है, प्रस्ताव जो है, अनुबंध के निर्माण में प्रारंभिक बिंदु है। धारा 2A जो है परिभाषित करती है ऑफर को। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने, जैसे ए बी को कहता है कि आप मेरी कार जो है 50,000 में खरीद लीजिए, तो यहाँ पे वो दूसरे व्यक्ति को ऑफर दे रहा है कि आप मेरी कार को खरीद लीजिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा ना करने का विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उसे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा ना करने की जो है विशेष में प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। देखो, जैसे ए ने बी को कहा कि आप मेरी कार जो है 50,000 में खरीद लीजिए, तो यहाँ पे ए ने बी को खरीदने के लिए कहा, कार्य करने के लिए कहा। अब जैसे मान लो सी ने डी के पैसे देने हैं और सी जो है डी को नहीं दे पाता, डी जो है सी के ऊपर मुकदमा फाइल करना चाहता है, तो सी कहता है कि आप मेरे में मुकदमा फाइल ना कीजिए, मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसे 1 मंथ के बाद लौटा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, उसने ऑफर दी कि मेरे पे मुकदमा ना किया जाए। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा ना करने के विषय से अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वो व्यक्ति जो है, उसकी सहमति जो है, दूसरा व्यक्ति उसे कार्य को करने अथवा ना करने की विशेष में प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है, जो व्यक्ति ऑफर देता है, जो प्रपोजल देता है, उसको हम प्रस्ताविक या वचनदाता कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने स्वीकृति देनी होती है, जिस व्यक्ति को ऑफर दी जाती है, उसे वचनग्रहता कहा जाता है। तो प्रस्ताव जो होता है इच्छा या इरादे को बताता है। मैं अपनी कार 50,000 में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसने दूसरे व्यक्ति को अपना प्रस्ताव दिया है, अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपनी कार को 50,000 में तुझे बेचना चाहता हूँ। प्रस्ताव जो होता है इच्छा या इरादे को बताता है। प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति ये शो करता है, ये व्यक्त करता है कि वो अनुबंध में बताई गई शर्तों पर अनुबंध करने के लिए तैयार है।
इसके साथ शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है वो भी उन्हीं शर्तों पर अपनी सहमति व्यक्त करता है। जैसे ए बी को कहता है कि आप मेरी कार जो है 50,000 में खरीद लीजिए, और बी उस कार को 50,000 में खरीदने को राजी हो जाता है, सहमति दे देता है। तो धारा 2A प्रस्ताव में 3 आवश्यक तत्वों को प्रकट किया गया है। देखो, जब भी हम किसी को प्रस्ताव देते हैं तो उसके अंदर 2 पक्षों का होना जरूरी है। एक पक्ष जो प्रस्ताव देता है, दूसरा पक्ष जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे जब ऑफर दी जाती है तो कुछ करने की या ना करने की इच्छा की अभिव्यक्ति की जाती है। ये कुछ कार्य करने ना करने की इच्छा की जो अभिव्यक्ति है, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है। तो ऐसे कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। जैसे राम श्याम से कहता है कि तुम जो है 20 लाख रुपए में मेरा घर खरीद लो। अब देखो, राम ने श्याम से घर खरीदने की अपनी इच्छा जो है व्यक्त की है। तो यहाँ पे ये कार्य करने के लिए राम ने श्याम को ऑफर दी है। दूसरे उदाहरण में हम समझते हैं कि जैसे सुनील पर अनुभव का 20,000 रुपए का विकाया है, मतलब सुनील ने अनुभव का 20,000 देना है और सुनील जो है उसको मेच्योरिटी डेट पे वापस नहीं कर पाता। अनुभव जो है सुनील पर मामला दर्ज करना चाहता है, लेकिन सुनील अनुभव से कहता है कि तुम मेरे से 1,000 रुपए अतिरिक्त ले लो और मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, मैं तुझे 15 दिन के अंदर पैसे वापस कर दूंगा, मेरे पे मुकदमा ना करो। तो यहाँ पे उसने ऑफर किया कि मेरे पे मुकदमा ना दर्ज करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो असेंशियल एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे होता है कि हर प्रस्ताव को बताना जरूरी है। अगर मैं किसी को ऑफर देना चाहता हूँ तो उसको दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करना जरूरी है, बताना जरूरी है, उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है। और यहाँ पे जो हम ऑफर देते हैं तो वहां पे हमारा ये मतलब उद्देश्य है कि हमने कानूनी संबंध बनाना है, कि जो हमने अनुबंध करना है उसको हम कानूनी रूप से जो है लागू करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हम ऑफर देते हैं ये निश्चित होना चाहिए, उसके अंदर अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो प्रस्ताव से संबंधित जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे हम सामान्य प्रस्ताव भी हो सकता है, विशिष्ट प्रस्ताव भी हो सकता है, और उसी तरह प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। देखो, जो प्रस्ताव होता है और जो इनविटेशन टू ऑफर होता है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है, उसके अंदर जो होता है डिफरेंस होता है। तो काइंड्स ऑफ ऑफर, देखो सबसे पहले काइंड्स ऑफ ऑफर में मैं बाद में आती हूँ कि जो ऑफर होती है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। एक होता है कि हम एक्सप्रेस व्यक्त करके कर सकते हैं, जिसको हम बोल के भी कर सकते हैं, रिटर्न में भी कर सकते हैं। इम्प्लाइड होता है जो निहित होता है, जो हमारे एक्शन से या बिहेवियर से शो होता है। ऑफर जो होती है 2 तरह की होती है, एक सामान्य ऑफर होती है, एक विशिष्ट ऑफर होती है। जनरल ऑफर जो होती है पूरे वर्ल्ड को की जाती है, स्पेसिफिक ऑफर जो होती है किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को की जाती है। तो इसको हम डिटेल के अंदर समझते हैं। देखो, प्रस्ताव कैसे किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है या निहित प्रस्ताव होता है। व्यक्त प्रस्ताव वो होता है जो मौखिक शब्दों से, जिसको बोल के हम कहते हैं, या जिसको हम लिखित रूप से भी कह सकते हैं। जैसे ए जो है बी को लिखता है कि तुम मेरी कार जो है 50,000 में खरीद लो, तो यहाँ पे उसने लिखित रूप के अंदर क्या है प्रस्ताव दिया है। या ए बी को बोलता है, फेस टू फेस बोलता है कि आप मेरी कार 50,000 में खरीद लो, तो बोल के, जिसको हम मौखिक शब्दों में कह सकते हैं। निहित प्रस्ताव जो होता है जो पक्ष के आचरण या मामले की परिस्थितियों से एकत्र होता है। जैसे हम होटल में जाते हैं, वहां पे ऑर्डर देते हैं, जब हम ऑर्डर देते हैं तो इट मीन्स कि हमने होटल की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी हम वहां पे बैठे हैं, तभी हम ऑर्डर दे रहे हैं। या एक बस जो है बठिंडा की तरफ जा रही है तो उसमें हम चढ़ जाते हैं तो बठिंडा का किराया हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो बठिंडा की तरफ बस जा रही थी उसके अंदर जब हम बैठ गए तो उसकी ऑफर को हमारे जो बिहेवियर है, आचरण है, क्योंकि हम उसके अंदर बैठ गए हैं, हमने बठिंडा ही जाना होगा तभी हम उसमें बैठे हैं, तो उसको हमने स्वीकार कर लिया है। उसी तरह किसको प्रस्ताव दिया जाता है, देखो अगर हम किसी विशेष व्यक्ति को देते हैं या व्यक्ति के एक विशेष समूह को देते हैं
तो वो ही समूह या वही विशेष व्यक्ति जो होता है उसको स्वीकृति दे सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर अनिल जो है सीमा को ये ऑफर देता है कि तुम मेरी घड़ी जो है 1500 रुपए में खरीद दो, तो ये ऑफर सीमा को दी गई है, एक विशेष व्यक्ति को दी गई है, तो विशेष व्यक्ति ही उस ऑफर को स्वीकार कर सकता है। अब अनिल ने सीमा को ऑफर दिया है और श्यामा जो है उसके पैसे लेके पहुंच जाती है, तो वो सीमा ही उसको एक्सेप्ट कर सकती है। और दूसरा जो होता है जब हम जनता को देते हैं तो वो सामान्य प्रस्ताव होता है। देखो, जब कोई प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहा जाता है। जब कोई प्रस्ताव पूरी दुनिया को दिया जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कार्लेट वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी के अंदर क्या होता है, एक कंपनी अखबारों में विज्ञापन देती है कि अगर कोई व्यक्ति छपे हुए निर्देशों के अनुसार स्मोक बॉल का इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो जो मिसेस कार्लेट होती है वो छपे हुए निर्देशों के मुताबिक स्मोक बॉल का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कंपनी उसको इनाम देने से मना कर देती है, तो वो कोर्ट के अंदर चली जाती है। तो कोर्ट कहती है कि भाई ये सामान्य प्रस्ताव था, क्योंकि ये पब्लिक को ऑफर की गई थी, तो उसके अंदर से कोई भी व्यक्ति उसकी शर्तों को पूरा करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है कंपनी उसको हर्जाना देना पड़ेगा। उसी तरह जो ऑफर है वो इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट है। प्रस्ताव जो है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से भिन्न है। जैसे समाचार पत्र में विज्ञापन आता है कि फलानी डेट पे सेल लगेगी और हम वहां पहुंच जाते हैं, तो ये एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, ये ऑफर नहीं है। उसी तरह जब से हम शॉपिंग करते हैं तो दुकान की जो विंडोज होती है उसके अंदर प्रोडक्ट दिखाई होती है, तो जो बातचीत के दौरान सूचना जो होती है शेयर की जाती है, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर होती है। उसी तरह जो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके द्वारा कंपनी के शेयर या डिबेंचर जो होते हैं लोगों को ऑफर दिए जाते हैं, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। इसी तरह जो टेंडर के लिए विज्ञापन दिया जाता है तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है, और वो जो है ऑफर से डिफरेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो लीगली जो जो वैलिड ऑफर है, जो वैध प्रस्ताव है, उसके आवश्यक तत्व जो है। देखो, प्रस्ताव जब हम देते हैं तो वहां पे हमारी ये कानून संबंधी मतलब हम आपस में उस जो भी ऑफर दी है उसका कानूनी संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना घर जो है तुझे 10 रुपए में सेल कर दूंगी, तो यहाँ पे मेरा एक कानूनी संबंध बनाने में कोई इरादा नहीं है। प्रस्ताव जो होता है निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास 4 कार है, तो मैं कौन सी कार सेल करना चाहता हूँ, कौन से ब्रांड की, कौन से मेक की, तो प्रस्ताव मेरा निश्चित होना चाहिए। और उसी तरह जो प्रस्ताव होता है प्रस्तावकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। अगर हम उसे बताते ही नहीं, उसको कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो ऑफर नहीं है। और यहाँ पे हम जब हम किसी को प्रस्ताव देते हैं तो वहां पे हमारा जो इरादा है वो सहमति प्राप्त करने का होना चाहिए। एक प्रस्ताव जो है शर्तों के साथ भी हो सकता है, बशर्ते कि ये शर्तें जो होती है जब हम उसको प्रस्ताव देते हैं उसी के साथ हमें उसको बतानी चाहिए। और प्रस्ताव और अब प्रस्ताव के लिए जो आमंत्रण होता है उनमें फर्क होता है। जो इनविटेशन टू ऑफर होती है वो ऑफर नहीं होती।